एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हालिया दिनों पेश आए सान्हे में 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है, कोई भी लापता नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा ठीक तरीके से चल रही है। टोटल डेथ्स 15 हैं और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। और जो 2 हैं स्कीम्स में वो भी स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो 15 डेथ हुई थी, 14 लोगों की बॉडीज उनके परिजनों को पहुंचा दी गई है, जिन जिन राज्यों के थे। एक के परिजनों ने क्रीमेशन यहीं किया है। एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया। किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से यहां तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहां के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली है। एक फैसला हमने किया है, आप सबको मालूम है कि जितने यात्री हैं वो इंश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका है। श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 लाख रुपया और जो हमारे मृतक हैं उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिप्पर से टकरा गई। 20 जख्मियों में से 17 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भगवती नगर से निकले तो हमको गवर्नमेंट की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमारा गाड़ी बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में हमको आर्मी भारतीय फौज वाले ने हमको दूसरा गाड़ी तुरंत अर्जन करके हमारा को आगे भेजा तो इधर नजदीक थोड़ा आगे जाते ही सामने से एक हाईवा गाड़ी आया और वो ड्राइवर का ब्रेक न लगने की वजह से वो गाड़ी डायरेक्ट जाके उसको भिड़ गया। सर, हम जम्मू से आ रहे थे, हमारी पहली बस खराब हो गई टनल के बाहर। तो फिर 1 घंटा रुकने के बाद दूसरी बस हमारे मिले थे, तो अब ये दूसरी बस का टनल के बाहर आते एक्सीडेंट। बौद्ध मजहब के रहवानी रहनुमा दलाई लामा जम्मू पहुंचे। वो कल 1 माह के तवील दौरे पर लद्दाख रवाना होंगे। जम्मू में उनकी आमद पर लोगों की एक बड़ी तादाद, खासतौर पर तलबा, अपने रूहानी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हो गए। मूसलाधार बारिश के बावजूद दलाई लामा का जम्मू में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दलाई लामा ने तिब्बत के मामले पर चीन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीन में सिर्फ कुछ सख्तगीर लोग उन्हें अलहदगी पसंद करार देते हैं, जबकि चीन में एतदाल पसंद लोगों की अक्सरियत अब यह समझती है कि वह तिब्बत की खुदमुख्तारी की वकालत करते हैं, जिसका मकसद तिब्बत में बौद्ध सकाफत की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि चीन उसूलों पर अमल नहीं कर रहा है और तयशुदा उसूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है और वो इस पैगाम को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि वो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। The Chinese, not Chinese people, some Chinese hardliner, they consider me splittist and reactionary. So always criticize me.
But now more and more Chinese now realize Dalai Lama not seeking independence, but within China, within People's Republic of China, meaningful autonomy and Tibetan Buddhist culture preserved. Now this respect, now more and more Chinese now really showing interest about Tibetan. That's the usual. The Chinese. यूपी के हाथरस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। जुबैर के खिलाफ दफा 153 के तहत हाथरस में मामला दर्ज किया गया था। जुबैर पर मजहब और नस्ल की बुनियाद नफरत फैलाने का इल्जाम है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के 6 मकामात पर मामले दर्ज किए गए। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने SIT तश्कील दी है। वहीं दूसरी जानिब ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने आज फैसला महफूज रख लिया है। अब इस मामले में कल 2 बजे जमानत पर फैसला आ सकता है। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर तनकीद का मामले में नाक़िदीन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह मुनसिफाना और माकूल तनकीद के दायरे कार में आता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस SN धिंगरा, साबिक ASG अमन लेखी और सीनियर एडवोकेट के राम कुमार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया है। वर्शिप एक्ट मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बोर्ड ने अर्जी में वर्शिप प्लेसेस एक्ट को कानूनी बताते हुए मुखालफत में दायर की गई अर्जी को खारिज करने की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त देकर यह अपील की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिन PIL में चैलेंज किया गया है उसके साथ बोर्ड की इस दरखास्त को इंप्लीट किया जाए। बोर्ड के इस दरखास्त देने का मकसद ये है कि ये जो एक्ट लाया गया था 1991 में, ये बुनियादी तौर पे किसी नए तनाजे को, कोई नए न्यू डिस्प्यूट्स को पैदा होने से रोकने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक जो पिटीशन जो फैसला दिया, उस फैसले में भी इस बात को रिट्रेट किया है कि 1991 का एक्ट जो है वो हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसको प्रोटेक्शन दे, उसको प्रिजर्व करे, और साथ ही साथ ये कहता है कि ये बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के संविधान की स्पिरिट के मुताबिक है। अब जिन लोगों ने इसे चैलेंज किया है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स को मुतासिर करता है। ये सिवाय एक पॉलिटिकल एजेंडे के और कोई चीज नहीं है। हम ये जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के मौके पर, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया उस मौके पर समाज में जो पोलराइजेशन हुआ, जो इंतशार हुआ, जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, बड़े पैमाने पर कत्ल गारत गुरी है, वो हमारे सामने है। तो अब अगर कोई नया तनाजा पैदा किया जाएगा तो वो समाज का जो सोशल फैब्रिक है उसको मुतासिर करेगा। जम्मू में प्रगवाल रोड पर आज सुबह एक मुश्तबा शय मिलने से लोगों में दहशत फैल गई थी। मकामी अफराद की इतला के बाद फौज और पुलिस की टीम जाए मौका पर पहुंची। बाद में मुश्तबा शय को नाकारा बना दिया गया। इस दौरान रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर हुई। आर्मी की गाड़ी यहाँ वहाँ से जाती है, सिविल गाड़ी है, सिविल जनता जाती है, तो हादसे बहुत हो सकते था, लेकिन ID मिलने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद अभी राहत है। ID मिली है, अभी लोगों को थोड़ी राहत है। ये सुबह सर लगभग 6 बजे हमें भी पता चला, हम इधर मौके पे आए। उसके बाद हमने देखने के बाद हमने आर्मी वालों से कांटेक्ट किया, पुलिस स्टेशन में किया। साहब हैं रिटायर सूबेदार, वो आए सुबह उठ के मेरे पास 6 बजे। मैं भी उठ रहा, मैं आर्मी कैप्टन तक आया हूँ। तो वो बोलता साहब ऐसे ऐसे वहाँ एक सिलेंडर पड़ा है,
मैंने भी खुद आके उसको देखा कि एक तो उसमें पेन नहीं थी और दूसरे पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे बेल्ट किया होता है। मैं सर इसमें डाउट है, आप ऐसे करते हैं कि आर्मी को कंफर्म करो कि पास है। उनका नंबर हमारे पास था, हमने आर्मी को कंफर्म किया, तकरीबन 1 घंटे में उनके आदमी आ गए। बहुत दहशत हो गई थी। बिहार के दारुल पटना से मुत्तसिल फुलवारी शरीफ में केरला, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सिमी के पुराने मेंबरों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को अंजाम देने की तरबियत दिए जाने के इंकशाफ के बाद खलबली मच गई है। पटना पुलिस के अलावा ATS स्पेशल ब्रांच और दीगर एजेंसियां इस पूरे मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले में फुलवारी शरीफ के नया टोला में अमर प्लेस के मालिक मकान मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी से वाबस्ता मोहम्मद अतहर को गिरफ्तार करने के बाद आज एजेंसियों ने पटना पुलिस की मदद से मजीद 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हम फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस के पास मौजूद है और यही वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर SDFI का नाम आया है और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो 2 समुदाय विशेष हैं उनके आपस में उनके विरुद्ध वैमनस्य पैदा करना है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है और इसी को लेकर मार्शल आर्ट की आड़ में न केवल केरल बल्कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे जो राज्य वहाँ के युवाओं को बुलाकर उनको मार्शल आर्ट की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, देश विरोधी गतिविधियाँ, उसमें इन्वॉल्व किया गया था। ये दावे पटना पुलिस ने किए हैं। हालांकि यहाँ के लोग इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इन लोगों का कहना है कि जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो मकान मालिक हैं, उनकी साफ छवि रही है। हाँ, उन्होंने किराया जरूर मोहम्मद अतहर को दिया है, जिसके बारे में जिसका इतिहास, जिसका बैकग्राउंड रहा है कि वह मोहम्मद सिमी का प्रतिबंधित संगठन जो है उससे रिलेटेड था और कई जो आतंकी हैं उसको उन्होंने बेल करवाया था। और हालांकि यहाँ पर चूक भी हुई है। बिहार की एजेंसियों की बात कर लें तो मोहम्मद अतहर यहाँ पर बतौर किराएदार कई महीनों से रह रहा था। इसकी जानकारी बिहार की एजेंसियों को नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे ठीक उसके 1 दिन पहले, 12 जुलाई के 1 दिन पहले 11 जुलाई को पटना पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की और मोहम्मद अतहर और मकान मालिक को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। आज 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी कई दौर में पूछताछ हुई है, कई क्लू मिले हैं, उसके आधार पर आगे छापेमारी चल रही है। और इस पूरे मामले में बिहार में स्पेशल ब्रांच हो, NIA हो, पटना पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं और देखना होगा इस पूरे मामले का किस कदर आगे खुलासा होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महाराष्ट्र में इख्तियार जाते जाते उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर कर दिया था और औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इसको लेकर जबरदस्त एहतजाज किया था। इम्तियाज जलील के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई। थाने में राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन ने इम्तियाज जलील के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील ने अगर दोबारा मुखालफत की तो उनके घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कावड़ यात्रा के दौरान लाखों कावड़ियां मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से गुजरते हुए हरिद्वार जाकर गंगा जल लाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान कावड़ियों की सहूलियात और हिफाजत के लिए जिला और पुलिस इंतजामिया के जरिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। इन्हीं इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी और DGP देवेंद्र चौहान ने मेरठ पहुंचे और ACS होम और DGP ने कावड़ रूट का मुआयना करने के साथ उगड़नाथ मंदिर में दर्शन किए और फिर मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग करके इंतजामात का जायजा लिया और हिदायत जारी की। बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कांवड़ जो है की यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है
कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस बार चूंकि कोविड के बाद 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है, तो निश्चय ही कांवड़ यात्रियों की, विशेष रूप से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक कांवड़ में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी हर सुख सुविधा को हम लोग ध्यान दें। और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने जिला, कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जेंस हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है। आपने एक देखा होगा कि किस तरह से जनता ने सहयोग करके बहुत अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाया, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया। आपने देखा कि मस्जिदों में क्षमता के अनुसार नमाज पढ़ी गई, सड़क पे जो है कोई उस पर नमाज नहीं पढ़ी गई, सड़क आवागमन के लिए फ्री रखी गई। एक नई कार्य संस्कृति का और नए एक इसका जो है उत्तर प्रदेश में एक आगाज हुआ है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना है अच्छा, जहां हमारे यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इसी तरह से हम जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है और प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अरकान पार्लिमान होशियार, अपने जबान को काबू में रखे, कहीं ऐसे अल्फाज पार्लियामेंट में खिताब के दौरान जबान पर न आए जिनका इस्तेमाल गैर महज़ब तस्वुर करार दिया गया हो। दरअसल लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से ममनुआ अल्फाज पर मबनी नया किताबचा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन अल्फाज के दानिस्ता या गैर दानिस्तान इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। किताबचे के मुताबिक अरकान पार्लिमान अब तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, खालिस्तानी, नौटंकी, निकम्मा, ढिंडोरा पीटना, ड्रामा, बहरी सरकार, जुमला जीवी समेत ऐसे कई अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल अब ममनू होगा। ममनुआ अल्फाज की इस फहरिस्त पर अपोजिशन ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मोदी हुकूमत के सच को उजागर करने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले उन तमाम अल्फाज को अब गैर महज़ब करार दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा ने भी फहरिस्त पर तनकीद की। उन्होंने ट्वीट में किया है और बीजेपी और बताया कि बीजेपी मुल्क को कैसे तबाह कर रही है, यह बताने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। प्रियंका गांधी ने भी अल्फाज के नए किताबचे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार की मंशा है कि जब वो बदनवानी करे तो उसे बदनवान नहीं, बदनवानी को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आमदनी दुगनी करने जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। पार्लियामेंट में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का कहना है कि जमहूरियत में सिर्फ हुकूमत की मंशा से काम नहीं चलता। हुकूमत ने इन अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है जो अरबाब इख्तिदार को चुभते हैं। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि इस मामले में स्पीकर से बात की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल। सर, मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने एक सूची तैयार की है कि उन शब्दों के इस्तेमाल की मनाही होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक परंपराएं हैं, अगर इस तरह का कोई कानून में बदलाव या ऐसी चीज़ें करनी होती है तो ऑल ऑपोजिशन पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि भाई ये हम करने जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा के वो दल से ऊपर होते हैं और उसको सबको साथ में लेके ही करना होता है। सरकार की मंशा से काम नहीं होता है। इस सरकार ने वो लफ्ज़ जो सीधा भाजपा के नेताओं को, इस सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को सच सीधा चिपक रहा था, उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। कहाँ का ये न्याय है? देखिए, आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है सबका और वो करना चाहिए। तो ये
इसकी भी मजाक करते थे आके कि आंदोलन जीवी। जुमला देना लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले हम चुनाव के वक्त कहते हैं, वो करना थोड़ी होते, वो तो जुमले होते हैं। तो हम कहने लगे कि भाई जुमले जीवी हो, तो बोले वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। मास्क कोई नहीं पहनता था तो आपको 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पेनल्टी होती थी कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, आप कोरोना फैला रहे हो। देश के नागरिकों ने पेनल्टी दी, पैसे भरे दंड के। और उसी वक्त पे प्रधानमंत्री जी के आसपास सब मास्क लगाते थे, कानून था, प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं पहनते थे। तो हम ज़रूर कहते कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, बोले नहीं, अब आप ये नहीं कर सकते हो। भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो, करप्ट को करप्ट नहीं कह सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ेंगे। स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा दोनों को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको लागू ना करो। और हमारे पास और भी रास्ते हैं। और आखिर तो हम एक पार्लियामेंट में ये करते हैं, पर देश की जनता जो कहे उसे कैसे रोकेंगे? कल देश की जनता ने एक वायरल किया, विश्व ठग गुरु, और विश्व ठग गुरु वायरल हुआ। तो देश की जनता को सच है वो आप रोक नहीं सकते हो। सर, भागीदारी को लेकर भी गुजरात में जो चीजें हुई, और दूसरा क्या सर, क्या नई शब्दावली अब आएगी? देखिए, गुजरात में भी जब वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देके कहा कि ये साफ दिखता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी भागीदारी है। कि देर नहीं, भागीदारी अब अनपार्लियामेंट्री हो गया। कहीं पार्टनरशिप या भागीदारी और अनपार्लियामेंट्री हो सकता है? वो कर दिया इन्होंने। तो उसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम जो वहाँ हुआ था वो अब दिल्ली में हो रहा है, पर देश की जनता देख रही है, इसे माफ नहीं करेगी। बस आखिरी सवाल है सर, जयराम रमेश जी ने भी कहा विश्व गुरु को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग वो लफ्ज़, क्योंकि कल बहुत वायरल हुआ था, गुरु पूर्णिमा थी, विश्व ठग गुरु, तो जयराम जी ने अपनी एक डिसेंसी मनाते हुए विश्व ठग गुरु कल वायरल हुआ था, उन्होंने विश्व गुरु कहा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का वक्त मिला है। मुआवजा करने वाले लोग फैसला करें कि गुजरात में किस हुकूमत ने अच्छा काम किया। बीजेपी के दौर में गुजरात की कोई तरक्की नहीं हुई, जो भी तरक्की हुई वो कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हुई। आज गुजरात सैलाब की तबाही का सामना कर रहा है। गुजरात के लोग सैलाब से परेशान हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम करने का नहीं सोचा। रघु शर्मा ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस बार गुजरात के लोग कांग्रेस के साथ होंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी। सर, आज जिस तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन थी, क्या कुछ चीजें, क्या रणनीति तय की गई? नहीं, वो तो इलेक्शन की तैयारी के लिए मीटिंग थी, बाकी और कोई मीटिंग नहीं थी। तो जो बाकी तैयारियां पार्टी करती है वो उसी तैयारी के सिलसिले में थी। बिल्कुल सर, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं और चुनाव के दिन भी अभी कम ही रह गए हैं और जिस तरीके से कम समय बचा है, तो क्या सर किस तरीके से नई रणनीति तय करेंगे? क्या कुछ नया रहने वाला है इस चुनाव में? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि बराबर बराबर का समय मिला दोनों पार्टियों को। गुजरात के स्टेट के निर्माण के बाद जितना समय कांग्रेस पार्टी को मिला उतना ही समय बीजेपी को भी मिल गया। अब तुलना करने का समय है कि बेहतर किसने दिया है गुजरात के नवनिर्माण में, गुजरात के विकास में। अमूल डेयरी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना हो, जीआईडीसी देने की बात हो, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो गुजरात में चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, डैम्स बनाने की बात हो और रिफाइनरी लगाने की बात हो, ये कांग्रेस एरा में ही लगी थी सारी। उसके बाद का डेवलपमेंट ये पहली बरसात में धुल गया गुजरात के अंदर। तो लोगों को हम ये अपील कर रहे हैं कि कंपेयर करो, बराबर बराबर आपने शासन करने का मौका दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को दिया है। ये चुनाव में आप वोट करिए, तुलना करके कौन बेटर गवर्नेंस देखे गया है, और ये इसी थीम पे हम चुनाव लड़ेंगे।
बस सर आखिरी एक सवाल है कि तुलना कीजिए कौन बेटर गवर्नेंस देकर गया है या कौन दे सकता है, लेकिन बाढ़ की बात आपने की तो गुजरात में हर बार जब मानसून आता है इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिलती है, तो आखिरकार तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जाती? हर बार जब पता रहता है इस तरीके की स्थिति है तो उसको बेहतर करने की कवायद क्यों नहीं शुरू की जाती सर पहले से? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना। हम तो खुद पूछ रहे हैं उनसे कि बार बार ये हालात क्यों बनते हैं। ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खामियां आप छोड़ रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर। तो जो लोग आज बेहाल हो। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।